हर गुजरते दिन के साथ इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आम फलस्तीनियों पर अपने जुल्म को बढ़ा रहे हैं। रोज 100-150 लोग मारे जा रहे हैं, मगर समानांतर तौर पर इस्राएल की सड़कों पर जो चल रहा है उस तरफ दुनिया की निगाह नहीं जा रही है दोस्तों। जी हां, अब इस्राएली जनता खुलकर सड़कों पर है और यह तादाद लगातार बढ़ रही है। और रविवार को जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो ऐतिहासिक था। पूर्व प्रधानमंत्री सड़क पर थे। और क्यों सड़क पर थे? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी असुरक्षा के चलते अपने गुप्तचर प्रमुख को, शिन बेत के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया। और किन कारणों से बर्खास्त किया दोस्तों, उस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। मगर जैसे मैं बता रहा हूं दोस्तों, लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है बढ़ रहा है। लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं। जहां रोज आम फलस्तीनियों को सैकड़ों की तादाद में मारा जा रहा है, हर गुजरते दिन के साथ इस्राएल इंप्लोड हो रहा है, अंदर से दरक रहा है, टूट रहा है। और यह बात कोई और नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री याइर लापिद कह रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो में आप कई चीजें देखने वाले हैं। अंग्रेजी का यह वीडियो है, इसके अनुवाद की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसके अंदर देखेंगे लोग सड़कों पर हैं, विरोध हो रहा है और अंत में आप सुनने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री लापिद को। और यहां पर लापिद यह कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इस्राएल को गृह युद्ध, सिविल वॉर की तरफ ढकेल रहे हैं। और यह इस्राएल के लिए अच्छी खबर नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर आप फलस्तीनियों के लिए नर्क पैदा करेंगे तो इसकी आंच से आप अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। आप अगर पड़ोस को जलाएंगे तो उसकी आंच आप पर भी आएगी। लोग सड़कों पर हैं कि जो 30 से 40 लोग इस वक्त हमास के कब्जे में हैं, उन्हें वापस लाइए। हर गुजरते दिन के साथ क्या हो रहा है, खतरा बढ़ रहा है। कहीं हमास उन्हें मौत की घाट ना उतार दे, या फिर इस्राएली बमबारी में जो बचे कुचे बंधक हैं वो ना मर जाएं। सबसे पहले मैं आज चाहूंगा आप इस विरोध प्रदर्शन को देखिए। इसमें आप पूर्व प्रधानमंत्री याइर लापिद को अंत में सुनेंगे, जो कहेंगे या जो कहने वाले हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू देश को गृह युद्ध, सिविल वॉर की तरफ ढकेल रहे हैं। देखिए। As the hostage deal between Israel Defense Force and Hamas failed terribly, the Israeli government has resumed its operations in already torn apart Gaza. With 59 hostages yet to be released by Hamas, the Netanyahu government has now dismissed the head of the Shin Bet domestic intelligence service, which has led to a massive anti-government in Tel Aviv for 3 days. Netanyahu said this week that he had lost confidence in Ronen Bar, who has led the Shin Bet since 2021. And intended to fire him effective April 10th. The protesters at Tel Aviv's Habama Square waved blue and white Israeli flags and called for a deal that would see the release of the remaining Israeli hostages being held in Gaza. While one of the protesters asserted that the government failed in everything, former Israeli Prime Minister Yair Lapid accused Prime Minister Netanyahu of pushing for civil war. So the Israeli government actually failed in getting its own goals out of the war. Either Hamas being taken out or the Israelis, the hostages bring back home. So this government failed in everything. And now they are going against every institute in Israel and against the people's desire. This government is doing everything it can do to start a civil war here. Netanyahu is openly pushing for it. We will not let this happen. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप काफी महीनों बाद दुनिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि फलस्तीन में जो जुल्म चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। उनकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं वहां की आम जनता क्या कह रही है। आम जनता यह कह रही है कि इस्राएल का दुश्मन जो है वो हमास नहीं है, क्योंकि हमास का मुकाबला करने के लिए इस्राएली सेना है, मोसाद है। इस्राएल का असली दुश्मन यह शख्स है, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। मैं चाहूंगा आप सुने आम इस्राएली जनता क्या कह रही है, क्योंकि यह खबर आपको कोई और नहीं बताने वाला है। यहां का गोदी मीडिया
जो नेतन्याहू को अपना हीरो बना देता है और प्रोपेगेंडा के जरिए नेतन्याहू को एक नायक के तौर पर पेश किया जा रहा है, खुद देखिए उनकी अपनी जनता उन्हें हमास से भी बदतर मान रही है। और मैं इस शब्दावली हमास से भी बदतर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आम इसराइली के लिए हमास से कोई बुरी चीज नहीं है। वही इसराइली ये कह रहा है कि हमास से बुरा इसराइल का दुश्मन खुद नेतन्याहू है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Meanwhile, another demonstrator termed Benjamin Netanyahu as the most dangerous enemy of Israel. The most dangerous enemy of Israel, it's not the Hamas, because we have very strong army where we can win the Hamas. The most dangerous enemy of Israel is Benjamin Netanyahu, because Benjamin Netanyahu for 20 years doesn't care about the country, doesn't care about the citizen. बताइए दोस्तों, यही वजह है कि रोज बेंजामिन नेतन्याहू बेकसूर फलस्तीनियों को मार रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने का सिर्फ यह तरीका हो सकता है। वो जानते हैं कि एक तरफ जो इस्राएल के अंदर अतिवादी तबका है उसे मैं खुश इसी तरह से कर सकता हूं जब मैं बेकसूर औरतों और बच्चों की जान लेता रहूं, और इसकी ढेरों मिसालें हैं। इसीलिए व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए, खुद के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो बचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। वो लगातार हमास को भड़का रहा है। वो चाहता है, बेंजामिन नेतन्याहू सही मायने में चाहते हैं कि एक भी बंधक ना बचे, क्योंकि अगर इसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू सैकड़ों की तादाद में लोगों को मारते रहेंगे तो क्या आपको लगता है लोग वापस सुरक्षित घर लौट आएंगे? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस एक अरसे बाद सामने आए और आते ही उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में जो हिंसा चल रही है गलत है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, यह मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख ने इस्राएल से घिरे हुए फलस्तीनी क्षेत्र पर हमले रोकने और स्थायी युद्ध विराम की अपील की है। गजा पट्टी पर इस्राएली बमबारी फिर से तेज हो गई है, जिससे भारी संख्या में मौतें और घायल होने की खबरें आ रही हैं। यह देखकर मुझे गहरा दुख हुआ है। पोप फ्रांसिस ने अपने एंजेलस प्रार्थना संदेश में लिखा, यह संदेश तब जारी हुआ जब 88 वर्षीय पोप 5 हफ्ते से ज्यादा अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज हो रहे थे। पोप फ्रांसिस आगे कहते हैं, मैं अपील करता हूं तुरंत हथियार डाल दिए जाएं और बातचीत फिर से शुरू करने का साहस दिखाया जाए ताकि सभी बंधकों को रिहा किया जा सके। बड़ा प्रश्न, क्या नेतन्याहू पोप फ्रांसिस को सुनेंगे? उनके पूर्व प्रधानमंत्री याइर लापिद उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि वो गृह युद्ध की तरफ देश को ढकेल रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, आपकी स्क्रीन पर यह शख्स जो दिखाई दे रहा है वो हैं शिन बेत के पूर्व प्रमुख रोनिन बार। क्या आप जानते हैं इस्राएली प्रधानमंत्री ने इन्हें भी बर्खास्त कर दिया है? क्यों? क्योंकि रोनिन बार नेतन्याहू और उनके करीबियों की पोल खोलने वाले थे। सही सुना आपने, रिश्वत के मामले में पोल खोलने वाले थे। खबरें यह आ रही थी कि यह पैसा मध्य पूर्व के एक देश से लिया गया था। 3 बड़े कारण जिसकी वजह से नेतन्याहू ने इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर कतर गेट जांच सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, कतर गेट जांच। इसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है? शिन बेट ने यह जांच शुरू की कि क्या नेतन्याहू के कुछ सहयोगियों को कतर से फिरौती वार्ता के दौरान पैसे मिले थे। विरोधियों का मानना है नेतन्याहू ने बार को इस जांच को रोकने के लिए हटाया, हालांकि नेतन्याहू ने इसका खंडन किया है। अजीबोगरीब बात है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ 3 भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है। अदालत में उन्हें हाजिरी लगानी पड़ रही है। आरोप क्या है कि उन्होंने कुछ उद्योगपतियों को पैसे दिए
ताकि उनके पक्ष में खबरें चलें, ताकि इसके बदले में उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए। अब यह बात सामने उभर कर आ रही है कि कतर से पैसे लिए गए और यहां पर इस मामले की जांच करने के खिलाफ नेतन्याहू है। इसके अलावा रोनेन बार और उसमें अविश्वास लगातार बढ़ते जा रहा था। वो क्या है आपकी स्क्रीन पर? भरोसे की कमी। नेतन्याहू ने कहा कि उनके और रोनेन बार के बीच विश्वास की कमी हो गई थी। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री और शिन बेट के प्रमुख के बीच पूरी तरह से भरोसा होना जरूरी है, खासकर युद्ध के समय। बड़ा सवाल यह दोस्तों कि आखिर यह भरोसे की कमी क्यों है? क्योंकि रोनेन बार तो सिर्फ एक मामला जहां भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जांच की बात कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ कतर के मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ है सिर्फ उसकी जांच की बात नहीं कर रहे थे। याद कीजिए दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 जब इस्राइल पर हमास ने हमला बोला था, कई बेकसूर इस्राएली मारे गए थे। इस पूरे मामले में नेतन्याहू की क्या गलतियां थीं, क्या खामियां थीं, रोनेन बार इसकी भी जांच करना चाहते थे। तो यह तीसरा कारण आपकी स्क्रीन पर। अक्टूबर 2023 का हमास हमला। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की आंतरिक जांच के बाद विवाद बढ़ गया। शिन बेट ने अपनी खामियों को माना, लेकिन साथ ही नेतन्याहू की नीतियों को भी इसकी एक वजह बताया। नेतन्याहू ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिससे उनके और शिन बेट के नेतृत्व के बीच तनाव और बढ़ गया। रोनेन बार ने खुद को हटाए जाने को लेकर आपत्ति जाहिर की और यहां पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। क्या हुआ, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। रोनेन बार ने अपने हटाए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह एक राजनीतिक फैसला है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अहम जांचों और इस्राएली बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस्राएली सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बार की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है, जिससे साफ होता है कि यह फैसला देश की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा विवाद खड़ा कर चुका है। दोस्तों, यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। यह मामला यहां नहीं रुक रहा है दोस्तों। यकीन मानिए, इससे पहले प्रदर्शन होते रहे, मगर इस बार पूर्व प्रधानमंत्री सड़क पर हैं। उनके अपने गुप्तचर विभाग शिन बेट के प्रमुख को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे थे। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि रोनेन बार का इतिहास क्या है जिन्हें हटाया गया है? आखिर इस पूरे समीकरण में वो कहां ठहरते हैं? तो इन पर भी गौर करने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर रोनेन बार इस्राएल की आंतरिक सुरक्षा सेवा शिन बेट के हाल ही में बर्खास्त प्रमुख का करियर काफी उल्लेखनीय रहा है। 59 वर्षीय बार ने इस्राएली सेना की विशेष बल इकाई सायरेट मटकल में सेवा की है। उन्होंने तेल अवीव विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में डिग्री और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से सार्वजनिक प्रबंधन में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। बार ने शिन बेट में 3 दशकों तक सेवा की, जहां उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्राथमिकता दी। उन्होंने अक्टूबर 2021 में शिन बेट के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 2026 तक चलने की उम्मीद थी। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, जिससे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस्राएल के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। और आखिरकार यहां पर दखल देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। मगर जैसा कि मैंने रोनेन बार के बारे में बताया दोस्तों, इनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है आतंकवाद के खिलाफ जो पूरी नीति बनी हुई है। यानी कि यह व्यक्ति लगातार हमास के खिलाफ काम करता रहा। बावजूद इसके नेतन्याहू ने शख्स को हराया, जिससे पता चलता है कि नेतन्याहू किस तरह से बौखला गए हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है पैरानॉइड। किस कदर पैरानॉइड हो गए हैं कि जो लोग देश की सामरिक नीति का हिस्सा हैं, हमास के खिलाफ जंग का हिस्सा हैं, नेतन्याहू उन्हें हटाने में लगे हुए हैं। अब आप समझे कि 60,000 बेकसूर फलस्तीनी क्यों मारे गए। आज इस्राएल में पत्रकार इस बात को लेकर हैरत में हैं कि रोनेन बार को उनके पद से हटाया जा चुका है। जाने माने पत्रकार इस बारे में क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। इस्राएली सुरक्षा मामलों के अनुभवी पत्रकार योसी मेलमैन ने कहा, बार ने कभी नहीं सोचा था कि वो विपक्ष या विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए किसी नायक की तरह बन जाएंगे। वो इस्राएली सुरक्षा प्रतिष्ठान की ही उपज हैं।
वो ना तो किसी उदार विचारधारा के हैं और ना ही कोई नर्म सोच वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो ईमानदार हैं और उन्होंने सीखा है कि राज्य महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कानून नहीं होगा तो राज्य का कोई मतलब नहीं होगा। आज एक व्यक्ति के हट के सामने, उसके अहंकार के सामने, उसके डर के सामने पूरा इस्राएल जो है बर्बादी के रास्ते पे है। मैं जानता हूं दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे फलस्तीन को बर्बाद कर दिया और अब ट्रंप के साथ मिलकर जो बचे कुचे फलस्तीनी हैं उन्हें पूर्वी अफ्रीका भेजने की बात की जा रही है ताकि पुनर्निर्माण कार्य किया जा सके। मगर आपको समझना पड़ेगा, हर गुजरते दिन के साथ यह व्यक्ति यानी बेंजामिन नेतन्याहू इस्राएली पासपोर्ट को शर्मिंदगी का सबब बना रहा है। आम इस्राएली के जान का दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि जो इस्राएली विदेशी जमीन पर जाएंगे, हालांकि आप जानते हैं आम इस्राएली किसी भी मुस्लिम मुल्क नहीं जा सकता, मगर कई पश्चिमी देशों में मुस्लिम भी बसते हैं और अतिवादी मुस्लिम भी बसते हैं। नेतन्याहू हर गुजरते दिन के साथ आम इस्राएली के लिए उसकी जान जोखिम में डाल रहे हैं और यह अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है दोस्तों। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है मगर खतरनाक भी। हम ये नहीं जानते दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इस शख्स के मन में बस यही मकसद है कि हर कीमत पर मुझे अपनी जान बचानी है, जिसके लिए यह कुछ भी कर सकता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।